नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली इंडिया स्टडी में। जैसा कि हम प्रहार मैगज़ीन करंट अफेयर देख रहे थे, ऑलरेडी हम थ्योरी उसका कवर करा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो कमेंट बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूँगा। सबसे पहले आप थ्योरी वाला पोर्शन देख लें, इसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट वाला सेकंड लेक्चर जो है, इसमें आप कवर करेंगे, इसको देखेंगे। आसानी से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। चूँकि टू द पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है आगामी एग्ज़ामों के लिए। इसमें खास करके हम कैसा हमारा फॉर्मेट रहेगा डिस्कस करने का, तो इसमें जो भी हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते जाएँगे, जहाँ पे भी व्याख्या की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसको व्याख्या देखेंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, अदरवाइज़ हम ऐसे चलते जाएँगे, ठीक है? तो हमारा ये सेकंड लेक्चर है इसलिए और इसका थर्ड लेक्चर हम आगे अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत 7 राज्यों में वस्त्र पार्क स्थापित किए जाएँगे, जिसमें तमिलनाडु है और तेलंगाना है, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। फिर कह रहा है पीएम मित्र योजना का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना और लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। तो इसका पहला आंसर तो पहला क्वेश्चन जो है वो सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है इसका वो गलत हो जाता है। क्योंकि ये 50 करोड़ नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन देखेंगे। पहले हम 70 करोड़ ये 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना लक्ष्य है और लगभग 20 लाख जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना है। इसमें याद ये रखना कि 7 जो पार्क इसमें स्थापित किए जाएँगे, ठीक है? उन 7 स्थानों में जो पार्क स्थापित किए जाएँगे, उनमें से उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ है, ठीक है? उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन-सा नहीं है, तो एक बार देख लेना। ये तमिलनाडु में विरुधनगर में है, तेलंगाना में वारंगल और गुजरात में नवसारी, कर्नाटक में कलबुर्गी और मध्य प्रदेश में धार, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, महाराष्ट्र में अमरावती, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। यह शाहरुख खान को उनके करियर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लोगों को लगेगा नहीं कि ये पहला राष्ट्रीय पुरस्कार है शाहरुख खान का। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार है। शाहरुख खान जो है जवान मूवी और विक्रांत मैसी को बार्बी फेल के लिए संयुक्त रूप से दिया गया, ठीक है? जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है। इसके बाद रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कौन-सी मूवी के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। उनका भी यह पहला राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार है। बार्बी फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म और साथ ही साथ जो फ्लावरिंग मैन को गैर फीचर फ़िल्म के रूप में पुरस्कार मिला है। जबकि जो गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन है, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है बताना है आपको। तो देश भर में लगभग 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालित किए जाएँगे, संचालित हैं अभी तक। दूसरा है व्यापक प्राथमिक देखभाल सेवाओं को 12 पैकेज प्रदान करने हैं। तीसरा है यह एनएचएम के तहत जो है निःशुल्क जाँच सेवा पहल कार्यक्रम है। चौथा है यह केवल जो है शहरी क्षेत्रों में काम करते हैं, तो चौथा डी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन-सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लें, तो देश भर में 1.78 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हैं, ठीक है? इसके बाद जो एनएचएम है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके तहत निःशुल्क जाँच सेवा पहल कार्यक्रम उपकेंद्रों पर 14 और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 63 परीक्षण सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों, यानी देखना तीनों स्तर पे ये है, शहरी भी है, ग्रामीण भी है और निदान की विस्तारित श्रृंखला निःशुल्क प्रदान करती है, ठीक है? तो ये इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है दिव्या देशमुख भारत की 88वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है और दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है, ठीक है? ग्रैंड मास्टर। तीसरा है दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी बनी। तो इसका जो ये ऑप्शन हो जाएगा, 2 ऑप्शन दूसरा वो कट जाएगा। अगर दूसरा आप कट कर दोगे तो आंसर आपका 1 और 3 सही निकल आएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 88वीं जो ग्रैंड मास्टर बनी है, ये चौथी महिला है, ना कि पहली है, याद रखना। दिव्या देशमुख तो पहली महिला कौन थी? पहली महिला कोनेरू हम्पी थी, याद रखना। फिडे महिला विश्व कप जीतकर इन्होंने इतिहास रचा। इंपॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि ये पहली भारतीय महिला हैं और साथ ही साथ सबसे कम उम्र की ऐसा करने वाली खिलाड़ी भी हैं, ठीक है? फिर भू-नीर पोर्टल किन परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी हेतु डिजाइन किया गया है? तो इसका केवल बुनियादी ढांचा एवं खनन परियोजना से संबंधित इसलिए डिजाइन किया गया है, ठीक है? थोड़ा इसके बारे में देखेंगे तो भू-नीर का जो है एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इसका उद्देश्य है भूजल निकालने के लिए जो एनओसी है, उसके आवेदन दाखिल करने हेतु शीघ्र और सरल मंच प्रदान करना। यानी एनओसी पाने के लिए जो है आसानी से एनओसी मिल सके उसके लिए एक मंच तैयार करना है। भूजल विकास और प्रबंधन के नियमन हेतु एक सुचारू और कुशल तंत्र प्रदान करना है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी में स्थित विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं प्रस्ताव को या उपयोगकर्ताओं द्वारा दाखिल किए जा सकते हैं, जहां सीजीडब्ल्यूए द्वारा जो है डब्ल्यूए द्वारा भूजल विनिमय किया जा रहा है। इस याद रखना, अगर ऑप्शन बन जाए कि सभी राज्यों द्वारा ऐसा किया जा सकता है, नहीं तो 19 केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी ये ऐसा जारी कर सकता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट थोड़ा और इसके डिटेल्स में जाएंगे तो इसका उद्देश्य क्या है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 24 सितंबर 2020 को अधिसूचित दिशा निर्देशों के अनुसार उद्योगों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण हेतु है। यह पोर्टल भूजल विनियमन दिशा निर्देशन के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु डिजाइन किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अगस्त 2025 एफएसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितने मोबाइल
फूड टेस्टिंग लैब तैनात किए गए। तो याद रखना 305 जो है टेस्टिंग लैब तैनात किए गए। 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब तैनात किए गए इसमें, और ये कदम जो है स्ट्रीट फूड और अन्य खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया है। इसकी निरीक्षण को आसान बनाने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे है ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047 किस प्रकार की पहल है? तो याद रखना ये उद्योग प्रधान पहल है, उद्योग प्रधान यानी इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। 2047 एक उद्योग प्रधान पहल है। ये ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2047 एक उद्योग प्रधान पहल है जिसमें केंद्र सरकार का प्रमुखता से समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय ऑटोमेटिक उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मिशन सुदर्शन चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रणनीतिक सुरक्षा से संबंधित है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र रणनीतिक रक्षा को बढ़ावा, भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेते हुए मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ किया। याद रखना कि मोदी जी ने कहा है कि 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कोड द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी आईएडब्ल्यूएस के संबंध में आपको विचार करना है। तो आईएडब्ल्यूएस का विकास इसरो द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से किया गया है। ऑप्शन 1 है। सेकंड कह रहा है कि यह प्रणाली जो है केवल लंबी दूरी की मिसाइलों से बचाव के लिए बनाई गई है। इसका सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है केवल 3 हो जाएगा। इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है यानी आईएडब्ल्यूएस एक उन्नत रक्षा प्रणाली है जिसमें भारत ने सफलतापूर्वक उड़ीसा तट पर परीक्षण किया। तो पहला थर्ड ऑप्शन में ये था, तो ये सही है। इसके बाद इसके द्वारा पूरी तरह से ये स्वदेशी तकनीक से पूरी तरह से बना है, ये याद रखना। साथ ही साथ यह प्रणाली केवल लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए नहीं है, बल्कि यह बहुस्तरीय रक्षा यानी कि मल्टी लेयर्ड डिफेंस प्रदान करती है। तो जो सेकंड ऑप्शन था कि केवल जो है ये लंबी दूरी की मिसाइल है, तो नहीं, ये बहुस्तरीय रक्षा प्रदान करती है, यानी कि लंबी, मध्यम और नजदीकी दूरी की सभी प्रकार के खतरे, मिसाइल हो या ड्रोन या हेलीकॉप्टर या लेजर आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। मोबाइल और लचीली जो कहीं से भी तुरंत तैनात किया जा सकता है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी इसको हम मूव करा सकते हैं। वर्तमान में केवल कुछ देश जैसे कि इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस के पास इस तरह की प्रणाली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। फिर पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर के संबंध में आपको विचार करना है। यह ग्लेशियर अर्जेंटीना के लास ग्लेशियोरेस नेशनल पार्क विश्व धरोहर स्थल में स्थापित है। इसे लंबे समय तक दुनिया के स्थिर ग्लेशियरों में से एक माना जाता था। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ताजे पानी का भंडार है। तो इसका सही आंसर 1-2 हो जाएगा, तीसरा नहीं है, या दुनिया का जो है तीसरा नहीं है, ये याद रखना। 1 और 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा हमको लग रहा है पीडीएफ बनाने में यहाँ से चेंज हो गया है, तो इसमें अभी के लिए ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन कहीं का क्वेश्चन है, मिलेगा आगे तो बताएंगे। सिलीनेक्स के देख सकते हो, ये सिलीनेक्स कोलंबो में इस बार आयोजित हुआ और भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजन होता है। सैन्य अभ्यास है और यह भारत की महासागर नीति का भी हिस्सा है, जिसके तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ समुद्री संबंध मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी, जो हाल ही के समाचारों में चर्चा में रहा है, इसकी आधारशिला किस समूह देशों पर टिकी हुई है? तो याद रखना यह जो है आसियान पर टिकी हुई है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरसीईपी यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापार समझौता है, जिसमें 2020 में हस्ताक्षर इसमें किया गया था, और उसमें आसियान के जो 10 देश हैं, साथ ही साथ चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है। भारत ने शुरुआती वार्ताओं में हिस्सा लिया था, लेकिन 2019 में इससे बाहर हो गया था, ये अभी याद रखना। फिर इसके बाद मिलान करने को क्वेश्चन है। कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपका हो जाएगा 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना, और सौर पार्क हो जाएगा बड़े पैमानों पर जो है सौर परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, और राष्ट्रीय जैव सुरक्षा कार्यक्रम, इसका हो जाएगा बिजली के उत्पादन हेतु अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो सही हो जाएगा वो आपका आ जाएगा 2, फिर 3 यानी 23, और इसके बाद में 23-41, तो 23-41 जहाँ भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ये 23-41 पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थोड़ा अगर देखना हो तो अभी खैर जिक्र कर चुके हैं। पीएम कुसुम योजना जो है किसानों के लिए है, खासतौर पर बनाई गई है। इसमें सोलर पंप लगाने, कृषि कार्यों के लिए सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों का उपयोग करने और सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए मदद दी जाती है। ठीक है, फिर पीएम सूर्य घर जो है इसमें सरकार सब्सिडी देती है, और इसका लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ घरों को मुफ्त सस्ती बिजली मिल जाए, यानी कि इसमें क्या होता है, घर की छतों पर सोलर पैनल लगाया जाता है। ठीक है, फिर सौर पार्क योजना है, इसका मतलब है कि एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल लगाना है ताकि बहुत ही ज्यादा बिजली उत्पन्न हो सके। इसके बाद राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का मकसद है कच्चे और प्राकृतिक जो अपशिष्ट है, जैसे गोबर है, कृषि है, अवशेष है, बायोमास है, इन सबसे ऊर्जा बनाना, यही उद्देश्य है, विद्युत बनाना। यही ये एक्सप्लेनेशन पहले ही देख लेते, तो ये क्वेश्चन ये था कि श्रीनेक्स जो 25 है, 25वें नंबर का संस्करण है, वो किन दोनों देशों के बीच हुआ है? तो याद रखना ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजन हुआ है। ठीक है, इसका वही ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इस बार कोलंबो में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के
खानिमपुर गांव में राज्य का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 28 तक ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो यह भी दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि इसका सी 1 और 2 सही होगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। तो इसे प्रतिवर्ष लगभग कितना 500 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इससे। और साथ ही उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को याद रखना, 2024 का ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उत्तर प्रदेश का, और लक्ष्य है 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया उत्पादन क्षमता हासिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसी के संदर्भ में बताना है आपको, कौन सा गलत है इसमें। तो मालदोवा और अंगोला इसके नवीनतम सदस्य देश हैं, तो बिल्कुल सही है ये। भारत एवं जर्मनी इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, तो भारत और जर्मनी, ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस गठबंधन की स्थापना 2014 में की गई थी, तो इसका भी आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2014 में नहीं हुई थी। तो इसका गलत पूछा है तो 2-3 गलत हो जाएगा, जबकि पहला सही हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा। 2015 में कोप जब 21 पेरिस में हुआ था, उसी समय इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुई थी। 123 प्लस देश इसमें शामिल हैं। अंगोला मई 2025 में शामिल हुआ और मालदोवा अगस्त 2025 में इसका 107वां सदस्य बना। आईएसए का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। 2030 तक $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना इसका लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी और वित्तीय लागत को कम करना तथा किफायती सौर समाधान उपलब्ध कराना। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रास इसका मालगाड़ी का नाम है। तो एशिया की सबसे लंबी है, याद रखना, नाम क्या है, रुद्रास, और 4.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये ट्रायल रन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जो गंजख्वाजा रेलवे स्टेशन है वहां से झारखंड के गढ़वा तक जो है किया गया, ये याद रखना। 354 डिब्बे हैं, 7 इंजन इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया कप हॉकी 2025 का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित हो रहा है, जो भारत के लिए पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। तो ऐसा बिहार कर रहा है इस बार, और ये भारत पहला कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मतलब पहली बार ये आयोजित कर रहा है, हो रहा है बिहार में। तो एशिया कप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हॉकी 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। ठीक है, और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में 29 अगस्त से 7 सितंबर 25 तक इसका आयोजन हुआ, और बिहार के लिए पहली बार है, ये भी याद रखना। राजगीर ने 2024 में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की सफल मेजबानी कर चुका है, लेकिन ये महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का किया है, हॉकी का ये पहली बार कर रहा है। यह टूर्नामेंट 2026 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में के लिए क्वालिफायर का काम करेगा, यानी इसमें जो भी विजेता होंगे वो क्वालिफायर जो होने वाला है, कहाँ पे, बेल्जियम और नीदरलैंड में, वहां पे ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ज्ञान भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख पहल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। इस मिशन का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना है। जहां पे नंबर दिए जाते हैं ना, कोई भी टाइम दे दिया जाता है या फिर अंक दे देते हैं, वहां थोड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट रहता है, तो उसको ध्यान को, वो चीज को याद जरूर रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो दूसरा, ये फिर दूसरा सही नहीं है तो क्या होगा? तो ये पहला नंबर तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये एक प्रमुख पहल है। कौन सा? ज्ञान भारत मिशन शिक्षा मंत्रालय का नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था सही कौन सा है, सही कौन सा है, तो इसका सही केवल 2 है, यानी ये ऑप्शन दूसरा वाला सही है। ये शिक्षा मंत्रालय नहीं है, शिक्षा मंत्रालय नहीं है, याद रखना, शिक्षा मंत्रालय नहीं है। अभी हमने देखा कि ये जो है संस्कृति मंत्रालय का पहल है, और दूसरा ऑप्शन सही था। इसका उद्देश्य है देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में स्थित 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण करके उनको सुलभ बनाना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्किम जो है राज्य द्वारा लागू की गई नीति के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास हेतु कितने समय तक अवकाश ले सकते हैं? तो याद रखना, इसमें 365 दिन और अधिकतम 1080 दिन तक अवकाश ले सकते हैं। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने लगातार कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। वैसे नेशनल लेबर का स्कीम तो है नहीं, स्टेट स्पेशल है, तो उतना डिटेल्स नहीं पूछने जाएगा कि इसके अंदर घुस के पूछा जाए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इस नीति का उद्देश्य कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी बनाए रखते हुए स्वयं के कौशल और ज्ञान का विकास करने का अवसर देना। इसके तहत कर्मचारी न्यूनतम 365 दिन, 1 वर्ष से लेकर अधिकतम 1080 दिन, लगभग 3 वर्ष तक अवकाश ले सकते हैं। नेक्स्ट है द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक, जो कि MS स्वामीनाथन के जीवन पर आधारित है। इसको लिखा किसने है? तो याद रखना, प्रेमवदा जयकुमार ने इनको लिखा है। ठीक है, तो लेखिका हैं, इन्होंने लिखा है, लेखिका प्रेमवदा जयकुमार। अगस्त 2025 में MS स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन और इसके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की भी घोषणा की गई, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। इन्हें फुटबॉल का जादूगर, तो पहला ही ऑप्शन फुटबॉल का नहीं, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि ये हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद 29 अगस्त 2025 को की इस बार की जो थीम रही है, ठीक है, राष्ट्रीय खेल का, वो 1 घंटा खेल के मैदान में, और
इन्हीं के नाम पर भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही है। मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 इसी दिन को फिट इंडिया मिशन की शुरुआत भी की गई थी। 2025 की जो थीम रखी गई वो 1 घंटा खेल के मैदान में फिट इंडिया मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई। थीम को ध्यान में रखते हुए फिट इंडिया मिशन के तहत इस थीम को ध्यान में रखते हुए इसको थीम को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम हुआ करता था, इसका 2021 में नाम बदल दिया गया। फिर इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जन्म इनका 29 अगस्त को हुआ था और इसीलिए 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। प्रयागराज में जन्म हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित महानदी जल विवाद के संदर्भ में आपको विचार करना है। यह जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य है। पहला ऑप्शन, महानदी के उद्गम मध्य प्रदेश के सिंघावा पर्वत से होता है। तीसरा है, अंतर राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है। महानदी का उद्गम ये मध्य प्रदेश के सिंघावा से नहीं है, ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला। तो फिर कहाँ से उद्गम होता है थोड़ा देख लेते हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच इनका विवाद हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। ठीक है, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की सिहावा पहाड़ी से है, जबकि यहाँ पे क्या ऑप्शन में था मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से है। फिर केंद्र सरकार ने जो ISRWD एक्ट 1956 है, यानी कि ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम जो 1956 है, इसके तहत 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की गठन किया गया था। मुख्य सहायक नदियां इसकी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, शिवनाथ है, जोक है, हसदेव है, ओंग है, तेल है, ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी पे एक बांध भी है, हीराकुंड बांध, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देश का सबसे लंबा प्रमुख मिट्टी का बांध भी विशाल रिजर्वायर भी इस नदी पर है। एशियाई शेर और विश्व शेर दिवस के संबंध में आपको विचार करना है। वर्ष 25 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में किया गया। दूसरा ऑप्शन है, वर्ष 2025 की 16वीं लाइन जनगणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई। तीसरा ऑप्शन है, एशियाई शेर अफ्रीकी देशों से बड़े और भारी होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा, जैसे एशियाई शेर अफ्रीकी से बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। जो अफ्रीकी शेर होते हैं वो एशियाई शेर से बड़े होते हैं, जो एशियाई शेर होते हैं वो छोटे होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। 2025 में विश्व शेर दिवस का राष्ट्रीय आयोजन गुजरात के वर्धा अभ्यारण्य में किया गया और यह गिर के बाद एशियाई शेरों का दूसरा प्रमुख आवास है। सबसे ज्यादा गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, 2025 की जो 16वीं लाइन जनगणना हुई उसमें एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर कितना हुई, 851 नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अफ्रीकी शेर वही बात है, आकार में एशियाई शेरों से बड़े और भारी भी होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने 18 साल बाद भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया। इस सुधार के तहत भारत की रेटिंग को किस स्तर से बढ़ाकर किस स्तर पर किया गया, तो याद रखना पहले BB निगेटिव हुआ करता था, अब इसको BB कर दिया गया है, यानी ट्रिपल B कर दिया गया है। पॉजिटिव भी नहीं है, याद रखना सिंपल ये ट्रिपल B हो गया है, पहले निगेटिव था। तो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इसने लगभग 18 वर्ष के बाद भारत की दीर्घकालिक सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की बेहतर किया है। जनवरी 2007 में, इससे पहले भारत की रेटिंग में परिवर्तन 2007 में हुआ था। लगभग 18 वर्ष बाद 2007 से 25 में परिवर्तन आया। तो ट्रिपल बी जो निगेटिव में था उसको सिंपल कर दिया गया ट्रिपल बी में। यह सुधार भारत की आर्थिक स्थिरता और वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें सुधार होगा, रेटिंग में सुधार होगा तो बाहर से जो फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं वो आएंगे, क्योंकि रेटिंग के आधार पर ही लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। फिर है आदिवाड़ी, पहल किस मंत्रालय का है, तो याद रखना आदिवाड़ी जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय का है, इंपॉर्टेंट है। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाड़ी बीटा संस्करण इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें जानने वाली बात और यह है कि यह परियोजना भारत भर में आदिवासी भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण, संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धि तकनीकी को समुदाय संचालित दृष्टिकोणों के साथ जोड़ती है। UNDP जो इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार है 2025, इसके संबंध में आपको विचार करना है। यह पुरस्कार बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को मिला है इस बार। इसके बाद है, समूह को यह सम्मान उनके अभिनव पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यों के लिए दिया गया है। तो पूछा है कौन सा सही है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही होता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP हर 2 वर्ष में देता है, याद रखना। और इस पुरस्कार इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड इसका नाम है। यह उन समुदाय और स्वयं सहायता समूहों को दिया जाता है जो प्राकृतिक संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2025 में यह पुरस्कार कर्नाटक भारत के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया। उनके पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में मिला था, जो कि ऑप्शन में था, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता, तो याद रखना मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है मणिका विश्वकर्मा ने। तो मणिका विश्वकर्मा अभी मिस यूनिवर्स इंडिया का पुरस्कार जयपुर में इसका आयोजन हुआ था, याद रखना, वहां पे इन्होंने जीता था। अब इसी के साथ ये क्वालिफाई कर गई, जो 74वें नंबर का मिस यूनिवर्स पेगमेंट थाईलैंड में होने वाला है, वहां ये भाग ले सकती हैं भारत की तरफ से। ये भी याद रखना कि 74वें नंबर का मिस यूनिवर्स जो होगा वो कहाँ, वो थाईलैंड में आयोजित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो नवंबर 2025 में ये हो।
फिर अमेरिकी द्वारा भारतीय आयातों पर हाल ही में टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ दरें 25 से बढ़ाकर कितना 50% कर दी है। ऑप्शन 1, यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं पर लागू होगी। ठीक है, कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर लागू होगी। फिर इसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच वस्तु व्यापार अमेरिका के लिए हमेशा व्यापार अधिशेष की स्थिति में रहता है। क्या ऑप्शन क्या कह रहा है, यह टैरिफ वृद्धि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाली सभी, अच्छा सभी वस्तुएं, ये सभी वस्तुओं पे नहीं है। ठीक है, सभी वस्तुओं पे नहीं है, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, सभी वस्तुओं पे नहीं है। ठीक है, जहाँ पे वैसे आल लग जाता है, आल थोड़ा वेग स्टेटमेंट होता है, अधिकांश समय आल गलत ही होते हैं। ठीक है, थोड़ा अब एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर टैरिफ दरें 25% से बढ़ाकर 50% करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। यह टैरिफ वृद्धि सभी वस्तुओं पर समान रूप से लागू नहीं होती, यही ऑप्शन था जो कि गलत था, बल्कि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों के आधार पर कुछ विशेष वस्तुओं पर अधिक टैरिफ लगाता है, ये याद रखना। भारत को अधिशेष मिलता है, ना कि अमेरिका को, ऐसा हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि हम ज़्यादा, भारत इंपोर्ट कम करता है जबकि एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। ठीक है, यानी भारत अमेरिका को निर्यात अधिक करता है, आयात कम करता है, वही बात कह रहा है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के एक साथ जो है 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। यह किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो याद रखना प्रोजेक्ट है 17, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 ये स्टील्थ फ्रिगेट नीलगिरी क्लास का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन पर आधारित है और आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंतर्गत नौसेना की शक्ति को बढ़ाने हेतु बनाया गया है। आईएनएस उदयगिरी जो है, इसका निर्माण किसने किया, माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। याद रखना, उदयगिरी को किया है माझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मुंबई में है। इसका नामकरण आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पहाड़ी पर किया गया है, जबकि वही आईएनएस हिमगिरी है वो गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है कोलकाता में है, इसने निर्माण, तो दोनों अलग अलग शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। याद रखना, इसका जो नाम क्या है वो हिमालय की पर्वत श्रृंखला हिमगिरी के नाम पर रखा गया है। दोनों को भारतीय नौसेना में 26 अगस्त 2025 को एक साथ शामिल कर लिया गया। यह पहली बार है जब दो अलग अलग शिपयार्डों द्वारा निर्मित जो है एक कार्यक्रम में इंट्रोड्यूस शामिल कर लिया गया, यानी अलग अलग शिपयार्डों द्वारा कोई भी निर्माण किया गया उसको शामिल किया गया, वही एक्सप्लेनेशन में कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही उत्तर बताना है। जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है, इसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में क्वेश्चन है। ज्यूरिख ने अपनी प्रथम रैंक बरकरार रखी है, किसने, ज्यूरिख ने, जबकि ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान पर, ओस्लो दूसरे और जिनेवा तीसरे स्थान। दुबई 12वें स्थान से चौथे स्थान पर तथा अबू धाबी 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सूची में शीर्ष 50 शहरों में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, ये भारत तीसरा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो याद रखना, आईएमडी द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। आईएमडी यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा ये रैंकिंग जारी किया जाता है। और दुनिया भर के शहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और शासन का लाभ उठा रहे हैं, उसके बारे में बात होती है। ज्यूरिख पहला, ओस्लो सेकंड और जिनेवा थर्ड नंबर पे देख चुके हैं। दुबई और अबू धाबी ने मतलब अच्छी रैंकिंग में सुधार किया है। तो दुबई 12 पे जहाँ था वो 4 पे पहुंच गया, अबू धाबी 10 पे था वो 5 पे पहुंच गया। भारत 50 में नहीं है, यही थर्ड स्टेटमेंट था, ये 104वें स्थान पर है, याद रखना, 50 पे नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन बताना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दे दी। नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लगी, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें ये सुधार जो किया गया है उसके पीछे जो उद्देश्य है वो थोड़ा देख लो कि वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसा रोड मैप तैयार करने का भारत सरकार का उद्देश्य है। क्योंकि आपने सुना होगा 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की बात भारत कर रहा है। इसके 5 स्तंभ है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। इसका हम टिक कर चुके हैं ना, हाँ सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राड स्थित जो है यंत्र शिपयार्ड में आईएनएस तमाल, जिसको F-71 के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल किया गया। ठीक है, तो सही है इस स्टेटमेंट। फिर है आईएनएस तमाल परियोजना श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट है तथा सुशील श्रेणी के अतिरिक्त अनुवर्तित जहाजों में दूसरा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही हो, तो इसका जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिंग्राद स्थित यंत्र शिपयार्ड में आईएनएस तमाल, जिसको F-71 के नाम से भी जाना जाता है, इसको पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ वाइस एडमिरल संजय जयसिंह की मौजूदगी में इसको नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और यह जो आईएनएस तमाल परियोजना है इस श्रृंखला में 8वां बहुभूमिका वाला स्टील फ्रिगेट है, ये याद रखना, 8वें नंबर का है। सुशील श्रेणी के अतिरिक्त अगर देखोगे तो अनुवर्ती जहाजों में ये दूसरा है। ठीक है, यानी 8 मतलब टोटल 8 होंगे,
बनाए जाएंगे, जिसमें से ये तुसील श्रेणी में सेकंड नंबर का ये है तमाल। ठीक है, ये याद रखना। पहला जहाज आईएनएस तुसील है जो 9 दिसंबर 24 को शामिल हो चुका है, इसकी उपस्थिति में शामिल हो चुका है, याद रखना। बस ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ सभी 7 जहाज पश्चिमी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े द स्टुअर्ट आर्म का हिस्सा हैं, ये भी याद रख सकते हो आप। लेकिन याद रखना टोटल 8 बनेंगे, जिसमें से दूसरा है आईएनएस तुसील का, और इसका नाम रखा जो है आईएनएस तमाल है, ये याद रखना। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन के बारे में बताना है। ठीक है, मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टील फ्रिगेट यार्ड उदयगिरी 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट के बाद परियोजना का तीसरा जहाज है। ठीक है, तो इसका पहला सही हो जाएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है वो देख लेते हैं। ठीक है, माझगांव डॉकयार्ड शिप जो डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इसने प्रोजेक्ट 17A का दूसरा ये स्टील फ्रिगेट यार्ड है उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी, और 1 जुलाई 2025 को ये नौसेना को सौंप दिया गया। यह पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 के जो है फ्रिगेट के बाद परियोजना का दूसरा जहाज है। ऑलरेडी हम ये जो ऑप्शन में दिया था वो देख चुके हैं। और उदयगिरी जो एमडीएल मुंबई और जीआरएसआई कोलकाता जो गार्डन रीच है ना कोलकाता वाला, उसमें निर्माणाधीन 7 प्रोजेक्ट में 17A फ्रिगेट में ये दूसरा है याद रखना। जबकि ये क्या कह रहा है, तीसरा जहाज है। ठीक है, तीसरा जहाज है। तो एक बार फिर से देख सकते हो, यह पहले से सेवा में संलग्न शिवालिक श्रेणी प्रोजेक्ट 17 के फ्रिगेट के बाद परियोजना का तीसरा जहाज नहीं, ये दूसरा जहाज है, इसलिए गलत हो जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको बताना है निम्न में से कौन सा असत्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन जो है 15,000 रुपए तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसमें दोनों सत्य है, इसलिए डी वाला सही हो जाएगा। तो देख लेना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। और जहां पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारी को 1 महीने का वेतन जो कि 15,000 रुपए तक मिलेगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए विस्तारित लाभ भी दिया जाएगा। फिर ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में हुई थी, इस बार के बजट में नहीं हुई, 25-26 में, याद रखना। ठीक है, और प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज का ये हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर ये 2 वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है, ये भी थोड़ा देख सकते हो, इंपॉर्टेंट उतना खास है नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और सही कथन आपको बताना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जो है एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली से सी फ्लड का उद्घाटन किया। सी फ्लड एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के जलभराव के नक्शों और जल स्तर की भविष्यवाणी के स्तर रूप में गांव के स्तर तक 10 दिन पहले जो है ये पूर्वानुमान लगा के बता देगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है और दूसरा गलत, क्योंकि ये 7 दिन नहीं है, 2 या 3 दिन लगभग है, 2-3 दिन पूर्वानुमान लेके ये बता देगा, 2 या 3 दिन पहले पूर्वानुमान में बता देगा। ठीक है, तो इतना डिटेल्स ये थोड़ा देख लेते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है जी सीआर पाटिल हैं, इन्होंने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया। और साथ ही ये याद रखना कि ये सीडेक जो पुणे है और केंद्रीय जल आयोग है, और साथ ही साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग है, तो अलग अलग कई विभाग मिलकर जो है ये इसको संयुक्त रूप से इसका प्रारंभ किए हैं। ठीक है, और एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी हम ऑप्शन में देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 23-24 के अनुसार सही कथन चुनना है आपको। पहला ऑप्शन है ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी सेवन वर्ष 2022-23 और 23-24 में क्रमशः कितना था, 1233 किलो कैलोरी और 1212 किलो कैलोरी। दूसरा ऑप्शन है जबकि शहरी भारत में इन 2 वर्षों के लिए आंकड़े क्रमशः 2250 किलो कैलोरी और 2240 किलो कैलोरी थे। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि जो है इसमें 22 दिया हुआ है 1233, अगर यही आंकड़ा 2233 कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1233 नहीं है, 2233 और 2212 करके है। ठीक है, और दूसरा सही हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें यही बात जो ऑप्शन था कि 22-23 और 2024, पहला ये तो याद रखना कि इसमें जो है ऑलरेडी 5 रिपोर्ट जारी हो चुके हैं, प्रकाशित हो चुकी है। और 2022 और 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति और प्रति उपभोक्ता इकाई कैलोरी सेवन के औसत में एक समान पैटर्न देखा गया है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया है रिपोर्ट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत कैलोरी सेवन वर्ष 22-23 में और 23-24 में क्रमशः यही 2233 और किलो कैलोरी और 2212 किलो कैलोरी था जो ऑप्शन में दिया था। जबकि शहरी भारत में इन 2 वर्षों के लिए ये आंकड़े कितना 2250 और 2240 किलो कैलोरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करें। अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंगो मीनिया 2022 का आयोजन किया गया। दूसरा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने इसका आयोजन किया। तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा कहा जाता है ना, उसके द्वारा इसका आयोजन हुआ था। और प्रदर्शित जो भारतीय आम की उम्दा किस्में, कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा किस फसल की ये किस्में है, पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रखना कि आम की फसलों में आप इन नामों को याद रखना, जैसे बनारसी लंगड़ा है, दशहरी चौसा, सुंदरजा, आम्रपाली, मालदा, भारत भोग, प्रभाशंकर, लक्ष्मण भोग, महमूद बहार, वृंदावनी, फजली, मल्लिका, ये सब शामिल है। तो मल्लिका ये सब आम है, ठीक है, आम की प्रजाति है, ये याद रखना, क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी। ठीक है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त रिमाउंट वेटरनरी कॉमर्स केंद्र और कॉलेज मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में स्वीकृति की गई। दूसरा ऑप्शन है भारत 2014 में अफ्रीकी हार्स सिकनेस से मुक्त रहा है। ठीक है, तो इसका पूछा है कौन सा असत्य है, तो असत्य इसमें कोई नहीं है, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है, याद रखना दोनों सत्य है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका देख लेते हैं व्याख्या। पशु स्वास्थ्य प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देश के पहले अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट के लिए वैश्विक मान्यता स्थापित और सुरक्षित की है। ठीक है, इसके बाद में ईडीएफसी को आधिकारिक तौर पर इक्वाइन संक्रामक एनीमिया, इक्वाइन इन्फ्लुएंजा, इक्वाइन पिरोप्लाज्मोसिस, ग्लैंडर्स और शुर्रा से मुक्त घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत ऐतिहासिक रूप से 2014 से अफ्रीकी हार्स सिकनेस से मुक्त रहा है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत जो है बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया, तो याद रखना पुणे में किया है। ठीक है, तो याद रखना ये पेशवा जो बाजीराव पेशवा जी थे, इनका समय जो था 20 साल में इन्होंने बताया जाता है कि 41 युद्ध लड़े और सभी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मान किया गया, तो कलिंग रत्न दिया जाता है उड़ीसा सरकार के द्वारा, ये याद रखना, और मिला है धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, तो शैक्षणिक सुधारों और भारतीय भाषाओं के उत्थान के प्रयासों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। 2007 से प्रत्येक वर्ष उड़ीसा राज्य सरकार ये देती है पुरस्कार। ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान दिया। यह सामान्यतः उड़ीसा क्षेत्र के विद्वान समाज सेवियों तथा कला संस्कृति से जुड़े हस्तियों को सम्मानित करने के लिए जो है संस्थापित किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको बताना है। ठीक है, पहला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को भारतीय नौसेना को सौंपा। फिर है यह प्रक्रिया विशाखापत्तनम में आयोजित की गई, तो दोनों आंसर क्वेश्चन सही हो जाएंगे इसमें। दोनों क्वेश्चन थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित पहले डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को सौंपा, तो विशाखापत्तनम में सौंपा, ये स्थान याद रखना। इसके बाद में यह जहाज अत्यधिक विशिष्ट है और गहरे समुद्र में गोताखोरी तथा बचाव अभियान चला सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जहाज का नाम निस्तार संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्त या बचाव या मोच। ये 300 मीटर की गहराई तक गहरे समुद्र में गोताखोरी करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊर्जा भंडार सप्ताह 2025 सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये दिल्ली में किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा कारपोरेट मामले के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के यशोभूमि में भारत के वाहन विद्युतीकरण रोडमैप पर भारत ऊर्जा भंडार सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया। वर्ष 2030 तक कितना 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, तो याद रखना 2030 तक कितना 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। यह भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने कहा है कि हम 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना हम एमिशन उत्सर्जन कर देंगे उतना अवशोषित कर देंगे, तो दोनों का बैलेंस जीरो हो जाएगा। ठीक है, वही बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही है। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत 12 किलो को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, भारत 2020-21 से 2025 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना रहा, तो इसका ये दो बी वाला ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है क्योंकि इसमें महाराष्ट्र के अतिरिक्त तमिलनाडु के भी क्षेत्र शामिल है। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सी वाला 1-3 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में भारत के आधिकारिक नामांकन के तहत देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया और ये 44वीं संपत्ति यूनेस्को साइट यानी कि 44 नंबर की यूनेस्को साइट भारत में बन गई। 17वीं से 19वीं शताब्दी तक फैला 12 किलो का यह असाधारण नेटवर्क मराठा साम्राज्य की रणनीतिक सैन्य दृष्टि और स्थापत्य कला की प्रतिभा को दर्शाता है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में ये फैला है, ये याद रखना। उसमें सिर्फ महाराष्ट्र दिया था ऑप्शन में, इसलिए गलत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत 2021 से 2025 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है, तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में इसका 46वां जो सत्र है वो आयोजित हुआ था, जिसमें असम के चराई देव के माई डैम्स को विश्व धरोहर मोइडम्स को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आपको पता होगा वो साइट 43 नंबर की थी, तो अभी ये 44 नंबर का मराठा वाला बन गया है। ठीक है, इसके बाद में
विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व में कितना छठवें स्थान पर है? आप कमेंट करके बता देंगे। कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन आपको बताना है। पहला है ग्रुप कैप्टन शुक्ला यानी शुभांशु शुक्ला इनका नाम है, एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने। पहला है वह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस में पृथ्वी पर वापस लौटे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन, तो मतलब तीसरा नहीं है, 1 2 ही है, तो इसका जो पूछा है कौन सा असत्य है बताना है, असत्य, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, 1 और 2। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत ही चर्चा में। तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला, 4 लोग थे, एक्सोम 4 मिशन में 4 लोग गए थे। याद रखने वाली जो बात ये है, प्रशांत महासागर में सैन डियागो के तट के समीप जो स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस है उसके द्वारा पृथ्वी पर वापसी की थी, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये 18 दिनों तक रहने के बाद 22.5 घंटे की यात्रा कर पृथ्वी पर वापस लौटे थे। एक्सोम 4 के चालक दल में अमेरिका जो अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे, उन वो जो मिशन कमांडर थे, उस मिशन के कमांडर थे, उनका नाम था पैगी जो है विल्सन, तो एक अमेरिका हो गए, पैगी विल्सन, याद रखना, देश के नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर पोलैंड के हैं जिनका नाम है सलाओज ओजनास्की। ठीक है, फिर हंगरी के हैं टिबोर कापू और भारत के शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो ये 4 लोग थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 वर्ष की अवधि के लिए, कितनी, 6 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना 2025-26 से 100 जिलों में लागू होगी, कितना, 100 जिलों में। फिर नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। नेक्स्ट है, यह योजना 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिले जो है विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, यानी कि डी तीनों सही है, इंपॉर्टेंट सभी ऑप्शन है, याद रखना। थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी कि 6 वर्ष की अवधि के लिए इसको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को स्वीकृति दी है। 25-26 से 100 जिलों में ये लागू हो जाएगी। ठीक है, यह योजना, और नीति आयोग के जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसी के आधार पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर केंद्रित पहली विशिष्ट योजना है। इसके उद्देश्य में यही है, कृषि क्षेत्र में सुधार करना, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, भंडारण, कटाई, ये सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। यह 2025-26 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत, तो याद रखना इस बार के बजट में इसको मेंशन किया गया था, 100 जिलों में विकसित किए जाने की घोषणा के अनुरूप है, यानी कि 100 जिले में विकास किया जाएगा। इसके 3 प्रमुख संकेतक है, कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और अल्प ऋण वितरण। इनके आधार पर 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा, यानी कि एक अहर्ता है, इस आधार पर चुनाव होगा जिलों की, 100 जिले चुने जाएंगे, तो इस आधार पर चुने जाएंगे। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या जो होगी वो शुद्ध फसल क्षेत्र, ठीक है, और परिचालन जोत के हिस्से पर आधारित होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसीलिए हमने पूरा डिटेल से इसको व्याख्या कर दिया। हाल ही में फिडे महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। 19 साल की दिव्या देशमुख ने फिडे महिला चेस वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास इन्होंने रच दिया है। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में उनका मुकाबला भारत की ही टॉप खिलाड़ी कोनरू हम्पी से होता है, और बाकू में हुए ऑल इंडिया फाइनल में दिव्या ने कोनरू हम्पी को रैपिड टाई ब्रेक में 1.5 और 0.5 से हराया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम इसको पहले भी देखे हैं दूसरे फॉर्मेट में। नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता एफटीए कब साइन हुआ? तो याद रखना 24 जुलाई 2025 को एफटीए शामिल हुआ, जो है एफटीए जो है साइन हुआ, याद रखना। ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा साझेदार है। ठीक है, इसके बाद में ये द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान भी इससे लगाया गया है, और बात साथ ही साथ 24 जुलाई 2025 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लिया गया, और यह भारत का 16वां एफटीए है, तो कोई पहला एफटीए भारत ने नहीं साइन किया है, ये याद रखना, ऑप्शन बनता है। तो यह एफटीए ब्रिटेन में भारतीय निर्यात के 99% पर जो है शून्य शुल्क पहुंच प्रदान करता है, जिसमें वस्त्र, परिधान, चमड़ा, ये सब चीजें सम्मिलित की गई है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया? तो याद रखना आकाश प्राइम है। आकाश प्राइम के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर, तो पूर्वी लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बाद ये डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। यह उन्नत सतह से हवा पूछ लिया जाता है, तो याद रखना सरफेस टू ईयर मिसाइल है। ठीक है, मार करने वाली मिसाइल है। साथ ही साथ यह प्रणाली को अधिक उन्नत प्रणाली के साथ इसको अपग्रेड कर दिया गया है, यानी जो प्राइम बनाया गया है आकाश प्राइम, उसको अपग्रेड कर दिया गया है उन्नत प्रणाली के साथ। साथ ही साथ स्वदेशी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली, इसके बाद जो आकाश मिसाइल है वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल ही है, याद रखना। मिसाइल है जो सैम यानी प्रणाली का एक कठोर और मजबूत संस्करण भी है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा था, हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में हुआ है? तो याद रखना लद्दाख में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम 2 बार इसको रिपीट करते हैं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए ज्ञान भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना है। ठीक है, तो आगे इसका तो बी सही हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में इसका जिक्र किया गया। भारत सरकार ने ज्ञान भारत
मंडपम मिशन की घोषणा की है। तो बजट 25-26 जब ऑप्शन बनाया जा सकता है तो उसमें 23-24 भी डाल दिया जा सकता है, तो इसलिए याद रखना। जो भारत की समृद्ध पांडुलिपियां विरासत के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसके अंतर्गत प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन आपको बताना है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किया है। इसके अंतर्गत 21 स्वच्छ सुपर स्वच्छ लीग शहरों को पुरस्कृत किया गया है। तो केवल कितना ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये 21 नहीं है, ये शायद 11 है, नहीं 23 है। 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को मिला है, याद रखना, बस इतना इंपॉर्टेंट था। इस बार अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये भारत के नए शीर्ष स्वच्छ शहरों के रूप में उभरे हैं। ठीक है, ये देख लेना, इसका डाटा ऑलरेडी हम करा चुके हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, सत्य बताना है। प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो दानापुर नहीं है, कौन सा छावनी बोर्ड है, याद रखना, सिकंदराबाद छावनी को उसकी स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी के बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसमें जो दिया है दानापुर छावनी उसको नहीं, जबकि सिकंदराबाद छावनी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई में सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य बताना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। दूसरा ऑप्शन है बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा माताओं के लिए मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए कर दी। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, दूसरा वाला गलत, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यानी बिहार का कोई भी एग्जाम है उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा, लेकिन व्याख्या देख लेते हैं। तो ये 1100 रुपए है, 1100 रुपए है, जबकि इसमें 400 बढ़ा के 1100 कर दिया गया, जबकि सेकंड ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि 400 रुपए से बढ़ा के 800 रुपए कर दिया है, तो 1100 कर दिया गया, इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सत्य बताना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 54 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। फिर है पश्चिम बंगाल के बांकुंडा और पुरुलिया जिले में लगभग कितना 1950 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सिटी गैस वितरण सीजीडी परियोजनाओं का आधारशिला रखी। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन चुनना है। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जो WSIS है, +20 हाई लेवल इवेंट 2025, जो कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड में 7 से 11 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन ये था। सेकंड है मोबाइल एप्लीकेशन मेरी पंचायत को एक्शन लाइफ कैटेगरी के तहत, कौन सा कैटेगरी है, एक्शन लाइफ कैटेगरी है, इसके तहत जो है प्रतिष्ठित वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2025 चैंपियन पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। तीसरा ऑप्शन है मेरी पंचायत एप्लीकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है। तो है कौन सा, देख लेते हैं थोड़ा व्याख्या में। तो इसका जो हो जाएगा 1 और 2 होगा ना, तो सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 3 वाला गलत है। तो ये सी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मेन उसी चीज़ों को हम देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं, जो ऑप्शन में दिया है उतना पर्याप्त है। तो मेरी जो पंचायत ऐप है, इसको चला रहा है पंचायती राज मंत्रालय और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इनके अंतर्गत जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है वो चला रहा है, ना कि पंचायती राज मंत्रालय चला रहा है। ठीक है, फिर सही बताना है निम्नलिखित कथनों में कौन सा है। हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का आधिकारिक उद्घाटन किया है। ठीक है, दूसरा है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारी को बढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। इसमें देखना जो है वो आधिकारिक उद्घाटन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री टीबी रविचंद्रन ने किया है, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, अगर ऑप्शन बन जाता है तो। और साथ ही यह अभ्यास जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति में एक बड़े कदम का प्रतीक है, जिसका मुख्य विषय है भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारी को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो ये मेजबानी करेगा संयुक्त राज्य अमीरात। ठीक है, किसका, आयुष्मान विश्व संरक्षण कांग्रेस का। आयुष्मान विश्व संरक्षण सम्मेलन गुरुवार 9 से 15 अक्टूबर 2025 तक अबू धाबी यानी कि यूएई में आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व ये कहाँ आयोजित हुआ, फ्रांस में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया चेन्नई में। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत हुआ है ये। चेन्नई स्थित जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इसमें अपने पहले जो है हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। इस परियोजना के तहत दो 1600 HP के डीजल संचालित कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। और हरियाणा के जिंद में 3000 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला स्टेशन भी स्थापित किया गया है, साथ ही साथ ये भी याद रखो। नेक्स्ट है भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर आयोजित हुआ? आयोजन हुआ है कहाँ पे, जोधपुर में। किसके किसके बीच, याद रखना सिंगापुर और भारत के बीच है, नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। साथ ही साथ याद रखना सिम्बैक्स भी होता है, नौसेना अभ्यास है, ये भी सिंगापुर के बीच में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर खोलने स्थापित करने का निर्णय लिया है?
तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, गुरुग्राम के हरियाणा में, ठीक है, यानी कि हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ जो है साउथहैम्पटन के पहले भारतीय परिषद का उद्घाटन किया गया, ये याद रख। इसके बाद में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो चेयरमैनशिप किसने की है? तो याद रखना पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं श्री सुरेश प्रभाकर। थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं जो अमित शाह हैं। 24 जुलाई 2025 को अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु जो प्रभाकर प्रभु हैं, इनकी अध्यक्षता में 48 सदस्यीय राष्ट्रीय स्तर की समिति ने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन चुनना है। पराग्वे के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है सेंटियागो पेना पलासियोस। फिर इसके बाद है पराग्वे के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा की। तो पहली बार यात्रा भारत में किया है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। याद रखना नाम इनका सेंटियागो पेना पलासियोस है। ऑप्शन मिलान करने को भी ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति जो चर्चा में रहे। ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति की यह एक पहली राजकीय यात्रा थी और पराग्वे की राजधानी भी आप रख सकते हो अंशुनसियान, ठीक है, अंशुनसियान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, सही कथन आपको बताना है। उत्तराखंड के देहरादून में राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन नीति आयोग ने उत्तराखंड सरकार के राज्य सशक्तिकरण एवं परिवर्तन संस्थान सेतु आयोग के सहयोग से किया है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायान मिशन स्वदेश निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत त्रिवेणी में पूरा किया गया। इसमें जो है 3 सेनाओं के कुल 15 महिला अधिकारियों ने भाग लिया। तो पहला तो सही हो जाएगा क्योंकि 15 महिला अधिकारी नहीं है, शायद 11 महिला अधिकारी हैं। थोड़ा व्याख्या हम इसका देख लेते हैं, ठीक है। व्याख्या है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। तीनों सेनाओं की महिला नौकायन अभियान टीम 4 जून 2025 को सेशल की 1800 समुद्री मील की अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौट आई। 7 अप्रैल 2025 को यह प्रारंभ हुआ था। एक ऐतिहासिक अभियान था। भारतीय सशस्त्र बलों की महिला टीम द्वारा किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय ओपन सी नौकायन मिशन है। स्वदेश में निर्मित भारतीय सशस्त्र सेवा पोत जिसका नाम पोत का है त्रिवेणी, 56 फुट लंबी नौका पर सवार होकर नौसेना और वायुसेना की 11 महिला, तो 15 नहीं है, 11 महिला याद रखना, 11 महिला अधिकारियों की टीम ने लगभग 2 महीने तक समुद्र की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यात्रा की। नेक्स्ट है, एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल के तहत कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 10 करोड़, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। क्या नाम है? एक पेड़ मां के नाम 2.0। 5 जून को चूंकि मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस, उसी अवसर पर मिशन लाइफ के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में इस अभियान को शुरू किया गया। साथ ही याद रखना इसका लक्ष्य जो था वो 10 करोड़ पेड़ लगाने का, कब तक? 30 सितंबर 2025 तक, ठीक है। सेकंड वीडियो जो है यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो हम थर्ड वीडियो में जिसमें हम फुल कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ही समय बचा है, शायद 1 घंटा प्लस का और वीडियो होगा जो कि उसको हम कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।